ने जमकर पैसा बनाया और अब नए साल में भी कमोडिटी मार्केट्स में जोरदार तेजी देखने को मिली है। इस साल में बेस मेटल्स की चमक लगातार बढ़ रही है, वहीं क्रूड में भी उबाल देखने को मिला है। एग्री कमोडिटीज की बात करें तो यहां पर एक सेक्टर जहां पर हमने नए नए हाईज बनते हुए देखे हैं वो है एडिबल ऑयल्स। ऐसे में कमोडिटी मार्केट्स में इन सेक्टर्स में स्पेशली आपको कैसा नजरिया रखना चाहिए, इसी पर हमारे खास शो कमोडिटी आउटलुक में आज करेंगे फोकस। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरएस वेल्थ मैनेजमेंट के तरुण सत्संगी और वेंचुरा सिक्योरिटीज के एनएस रामास्वामी और अबांस ग्रुप ऑफ कंपनीज के अभिषेक बंसल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। अभिषेक, आपसे पहले जानना चाहेंगे, और इस साल की शुरुआत हमने काफी पक्के तौर पर होते हुए देखी, जो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, चाहे वो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस था, ओपेक की मीटिंग थी, और जिस तरह के इंटरनेशनल क्यूज यानी कि और स्टिमुलस भी आगे जाके बढ़ सकता है, इन सब का फायदा हमने सभी एसेट क्लासेस को उठाते हुए देखा है। लेकिन अगर मेटल्स की बात करें तो यहां पर जिस तरह की तेजी है, ऐसा लगता है कि एलोकेशंस और रीपोजिशनिंग यहां पर होती हुई नजर आ रही है। मेटल्स को अभिषेक एज अ सेक्टर आप कैसे देखते हैं? नमस्कार मनीषा और दर्शकों को। जी हाँ, बहुत जबरदस्त तेजी का रन हमने देखा हुआ है बेस मेटल्स में। स्पेशली अगर आप देखें, कॉपर तो करीबन 8100 के दरों को पार कर चुका है, $8100 प्रति टन के दरों को पार कर चुका है। काफी ज्यादा डिमांड है इन भावों पर भी। चाइना जो कि सबसे बड़ा कंज्यूमर है बेस कॉपर का, इन भावों पर भी काफी ज्यादा डिमांड है चाइना से ऑफ बेस मेटल्स लाइक कॉपर। तो और कोरोना वायरस का काफी एक वैक्सीन आने की वजह से काफी खुशहाली है मार्केट में, तो लोगों को लगता है दैट इकोनॉमी विल ग्रो। वर्ल्ड बैंक ने अपना एस्टिमेट दिया है कि 4% से ग्रो करेगी 2022 तक एक वर्ल्ड इकोनॉमी। तो उसी वजह से, और सप्लाई कंसर्न्स भी हैं कॉपर में अगर आप देखें तो एलएमई में थोड़ा बैकवर्डेशन की तरफ जा चुका है कर्व। सो दैट मींस हाजिर की थोड़ी कमी है, देयर इज बैकवर्डेशन इन द मार्केट, और सप्लाई डिसरप्शंस हुआ है कहीं माइंस में। तो उस वजह से कॉपर बहुत ज्यादा तेज है। गोल्ड, जो हम कितने टाइम से बोलते आ रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग हो चुकी है, इस वजह से गोल्ड बहुत जबरदस्त रन पे है। बट सिल्वर एक अगर आप देखें तो मेरा रुख सिल्वर पे है, जो 70,000 के भावों को टच कर गया था। मुझे लगता है कि सिल्वर 70,000 पे थोड़ा ओवर वैल्यूड है और कुछ डिमांड ही नहीं है सिल्वर की, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना। इंडिया में करीबन जो उसकी इंपोर्ट पैरिटी है चांदी की, उससे 3,000 रुपए नीचे चल रही है, और अप्रैल से लेके अब तक 1 टन चांदी इंपोर्ट नहीं हुई है। तो चांदी और इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास भी इतना नहीं है, इट इज एन इंडस्ट्रियल मेटल। तो मुझे लगता है 70,000 के स्तरों पे चांदी को शॉर्ट करके रखना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 71,000, और मुझे लगता है 65,000 या इवन 60,000 तक हम लेवल्स देख सकते हैं चांदी में फिर से। अगर आपको उसके सामने हेज करना है तो मैं फिर कहूंगा कि आप चांदी बेच के सोना लेके रखिए, तो आपका ये बहुत अच्छा हेज हो जाएगा, और मुझे लगता है सोना आउट परफॉर्म करेगा चांदी को फिर से। और चांदी में आपको एमसीएक्स में एक कॉन्टेंगो मिलता है, तो अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपको एक कॉन्टेंगो मिलेगा, और गोल्ड में आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो गोल्ड में एमसीएक्स में इतना कॉन्टेंगो है नहीं। लगभग भाव पे या थोड़ा बैकवर्डेशन पे या बहुत हल्के कॉन्टेंगो पे आपका पोजीशन रोल ओवर हो जाती है। तो एक नेचुरल कॉन्टेंगो आपको हमेशा मिलता रहेगा जो आउट परफॉर्म करेगा आपकी पोजीशंस के लिए। पॉइंट टेकन। यानी कि जहां तक मेटल्स की बात है, यहां पर तेजी बरकरार रह सकती है। चांदी बेचकर और सोना खरीद कर भी आप यहां पर नियर टर्म में कारोबार कर सकते हैं। लेकिन फोकस यहां पर फिर से मेटल्स की तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि अगर इस हफ्ते की भी अगर हम बात करें तो जिंक में करीबन 4% का इजाफा देखने को मिला, कॉपर 6% ऊपर है, और निकल ने इस हफ्ते आउट परफॉर्म किया है। यानी कि साल का पहला हफ्ता यहां पर मेटल्स में बढ़त है। निकल में 8% की तेजी इस हफ्ते में हमने बनते हुए देखी है। तरुण, आप कैसे देखते हैं? और इन तीनों मेटल्स की अगर बात की जाए तो आने वाला हफ्ता आउटलुक कैसे बनता दिखता है? हाय मनीषा जी, गुड इवनिंग। सर्टेनली हमने देखा है जो कोविड टेन्योर के जो लो लगे थे वहां से है ना, कॉपर करीबन 76% अप है, जिंक भी 74% अप है। एंड लास्ट ईयर हमने देखा कॉपर ने 35% का रिटर्न दिया, जिंक ने, एल्यूमिनियम और निकल ने करीबन 17 से 18% के रिटर्न दिए। वेल, जिस तरीके से स्टिमुलस का होप है यूएस के अंदर, डेमोक्रेट्स ने जिस तरीके से जॉर्जिया का दोनों सीट जीता है, साइमल्टेनियसली वैक्सीन की वजह से काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म है रिस्की एसेट क्लासेस में, एंड परफॉर्मेंस भी हमने देखा है ग्लोबल स्टॉक
स्टॉक्स में काफी अच्छा है, अदर रिस्की एसेट क्लासेस में अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं और इस साल माना जा रहा है कि लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाएगी और बेटर देन लास्ट ईयर होगा, तो सर्टेनली इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अच्छी होगी। और क्योंकि लास्ट ईयर एक्टिविटी इकोनॉमिकली ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो बेस इफेक्ट लो होने की वजह से भी हम देखेंगे पीएमआई के नंबर्स एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नंबर अच्छे आएंगे। तो हमें ऐसा लगता है आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड आया है, साइमल्टेनियसली 10 ईयर बॉन्ड यील्ड थोड़ा अप है। लेकिन नेक्स्ट वीक की मैं बात करता हूँ तो जो रनअप हमने देखा है दिस वीक वो एक्चुअली स्पिल ओवर होगा। एंड कॉपर में मुझे ऐसा लगता है कि 640 तक के प्राइस आ सकते हैं। इवन मैं निकल की बात करता हूँ तो मुझे लगता है 1335 1350 तक के प्राइस आ सकते हैं। कॉपर भी देखिए 2013 से हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, एमसीएक्स में तो रिकॉर्ड हाई बनाया है। एंड निकल में भी हमने देखा है कि 18 महीने के हाई पर है। स्टेनलेस स्टील सेक्टर से काफी अच्छी डिमांड आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर से काफी अच्छी डिमांड आ रही है। कहीं ना कहीं सप्लाई भी है ना हाफ हुई है शंघाई के अंदर, तो इन टोटलिटी इन दोनों में काफी अच्छा माहौल बन रहा है सप्लाई टाइटनेस की वजह से भी, तो बेटर परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट वीक। काफी लंबी लिस्ट है जो तरुण आपने यहाँ पर बताई है, चाहे वो चाइना की डिमांड है, ईवी की मांग निकल के आ रही है, डिमांड रिकवरी एक्सपेक्टेड है, स्टिमुलस भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार, और ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग डेटा इस हफ्ते हमने एशिया और यूरो जोन दोनों ही तरफ से पॉजिटिव आता हुआ देखा। मिस्टर रामास्वामी, आप मेटल सेक्टर को कैसे देखते हैं, और जो 3 मेटल्स की हम बात यहाँ पर लगातार कर रहे हैं जो कि कॉपर, निकल और जिंक है, यहाँ पे आप इन्हें कैसे रैंक करेंगे क्या, और आप भी क्या खरीदारी की साइड हैं? मेरा भी यही राय है जो 2 स्पीकर्स बताए। यहाँ पर एक डिमांड एंड सप्लाई के एंगल से देखेंगे तो डिमांड एक अच्छी तरह से रिकवरी की तौर पर चल रही है। एंड यूएस चाइना के रिलेशनशिप्स फ्रॉम द बिडेन प्रेसिडेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बी थोड़ा अच्छा बॉन्डिंग होने की संभावना है। और ईवी पे ज्यादा फोकस होगा तो बेस मेटल्स में बहुत ही बढ़िया संभावना है कि इसमें बेस मेटल्स में एक 2021 शुड बी अ गुड ईयर टू सी। यदि हम कॉपर की बात करें स्पेसिफिकली इन द बेस मेटल, द किंग ऑफ द बेस मेटल्स, ये लगभग 630 से 648 तक जाने की संभावना है इन अ वेरी क्विक टाइम ऑफ मे बी अ कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस संभावना है इसमें। और यदि हम निकल की बात करें तो करीब टारगेट बनती है करीब अभी फिलहाल आज की वीकनेस के दौर पर यदि हम आज और कल की बात करें 1305 के लेवल पे यदि हम शॉर्ट करें तो लगभग 1280 के आसपास है। पर निकल की काउंटर जो है लगभग मीडियम टर्म 6 महीने के तौर पर तो करीब 1500 के आसपास भी संभवता है। और 1300, 1400, 1380 या 1400 लेवल्स का हम शॉर्ट टर्म व्यू लेके चलते हैं निकल में। तो निकल एंड कॉपर लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन अ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। हालांकि इंट्रा डे थोड़ा वीकनेस डेफिनेटली है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन हुआ है आज के दिन में इसलिए। बट गोइंग फॉरवर्ड दीज बेस मेटल्स आर 2021 के लिए बहुत ही अच्छा बढ़िया स्कोप ऑफ एसेट क्लास लग रहा है। तरुण, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको लगता है कुछ एक मेटल्स यहाँ पर ओवर हीटेड हैं या फिर मोमेंटम के साथ चलना इस वक्त सबसे बेहतर रहेगा, और एक मेटल जहां पर इंडिविजुअल फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी एल्यूमिनियम को हमने 26 महीने के हाईज पर आते हुए देखा है, 5% के गेन्स इस हफ्ते में इस मेटल ने भी दिए हैं निवेशकों को? आई थिंक एल्यूमिनियम मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इवन टेक्निकल भी हमने देखा इसके अंदर सेल ट्रिगर है 170 के ऊपर। जब तक कि एमसीएक्स में नहीं प्राइस जाएंगे, पॉसिबिलिटी है कि जब जब बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इसको इसके अंदर भी आते हुए देखेंगे। सेकेंडली हमने देखा है लास्ट ईयर लेगर्ड रहा, उसके अंदर हमने देखा कि कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी, तो हो सकता है कि सेम स्टोरी दिस ईयर लेड के अंदर भी कंटिन्यू हो। तो ये 2 काउंटर ऐसे हैं जिसमें एक्चुअली ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, बाकी के 3 जो काउंटर है, कॉपर हो गया, निकल हो गया एंड लेड हो गया, आई थिंक इसमें जो ट्रेंड है तेजी का जिस तरीके से हमने हीट लास्ट ईयर देखा था वो कंटिन्यू करेगा। जी हाँ, और बाजार अभी भी यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि किस तरह के एलोकेशंस हम फिलहाल मेटल्स एज अ सेक्टर में आता हुआ देखते हैं। जनवरी का पहला हफ्ता रादर इस साल का डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स यहाँ पर दिखा रहा है और बाजार को लगता है कि एक रिपोजिशनिंग और बढ़त यहाँ पर मेटल्स में आगे जारी रह सकती है।
आगे बढ़ते हैं और एक और सेक्टर जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है वो है कच्चा तेल। यहां पर भी जो फंडामेंटल्स हैं काफी स्ट्रांग रहे हैं। सियोल और तेहरान के बीच में जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उसका फायदा देखने को मिला है। सऊदी अरेबिया की तरफ से आउटपुट में कटौती है 1 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन की मार्च तक, और इसके अलावा यूएस इन्वेंटरीज में भी गिरावट देखने को मिली। तो काफी सारा फायदा यहां पर बाजार को देखने को मिला। मैक्रोस तो स्ट्रांग है ही और इसी वजह से 5 से 6% की तेजी कच्चे तेल में है और 11 महीने के हाइस पर फिलहाल यहां पर ब्रेंट कारोबार कर रहा है। अभिषेक, आप एज एन एनर्जी एज अ पैक को कैसे देखते हैं? आगे किस तरह की मांग की यहां पर उम्मीद है और क्या टारगेट्स अब आप लेके चलेंगे 2021 के लिए जब हम क्रूड या कच्चे तेल की बात करते हैं? हमने मेरे ख्याल में हिस्टोरिकल लोस देख चुके हैं। हमने देख चुके हैं कि प्राइसेस नेगेटिव टेरिटरी में जा चुके थे लॉकडाउन के समय पे, और अब हम WTI क्रूड को $50 प्रति बैरल के स्तरों पर देख रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत एग्रेसिव सप्लाई कट्स करे सऊदी अरेबिया ने अब करे हैं। अब 1 मिलियन पर बैरल पर डे का 1 मिलियन बैरल पर डे का कट चल रहा है इस समय। मुझे लगता है ये मार्केट को काफी इन्होंने साध के रखा हुआ है बाय ऑल दी ओपेक कंट्रीज, और सप्लाई को थोड़ा म्यूटेड रखा है सो दैट द प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएं, और जो कि हमने देखा भी है कि प्राइसेस स्टेबलाइज हुए हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है फरवरी तक मार्केट थोड़ा अंडरटोन क्रूड ऑयल का बुलिश है। तो इस तरह पे बाय करना MCX में और एक स्टॉप लॉस लगा के रखना और 200-300 रुपए की तेजी के लिए खेलना कोई बुरी बात नहीं होगी। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी लॉकडाउन से उभरी नहीं है। अभी यूके में फिर लॉकडाउन हो गया है, लोग बाग इतना, तो क्रूड ऑयल की इतनी डिमांड इतनी अभी भी हुई नहीं है। बट इन्होंने प्राइसेस को, ओपेक कंट्रीज ने प्राइसेस को संभाल के रखा हुआ है बाय सप्लाई कट। उसकी वजह से हमें ये प्राइसेस दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है ये सप्लाई कट बरकरार रहेगा तो प्राइसेस थोड़े बुलिश रहेंगे। बट फिर भी फंडामेंटली क्रूड ऑयल एज अ स्टोरी मुझे नहीं लगता है लॉन्ग टर्म $60-70 के ऊपर जा सकता है फंडामेंटली। तो क्रूड ऑयल एज अ स्टोरी इज नॉट अपीलिंग टू मी, जबकि आपके पास दूसरे विकल्प आ रहे हैं। ईवी बहुत बड़ा विकल्प आ रहा है, उसकी वजह से मुझे लगता है निकल कोई भी स्तरों को छू सकता है। अगर ईवी एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अगर रास्तों पे निकल आए 2022-23 तक, तो 17,000 या 18,000 रुपया प्रति टन का जो भाव है निकल का, वो काफी दबा हुआ है। ये कुछ भी भाव जा सकता है। सो तो यू हैव टू लुक एट दीज एंगल्स एज वेल। जी हाँ, आपको एब्सोल्युटली मेटल्स में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहाँ पर भी है, जिस तरह से न्यू वर्ल्ड को हम यहाँ पर देखते हैं, और कच्चे तेल में यहाँ पर एक लिमिटेड गेन्स की एक्सपेक्टेशन है। मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल को? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह की एशिया डिमांड है वो काफी स्ट्रांग रह सकती है, ईस्ट इस बार शायद वेस्ट को आउट परफॉर्म करेगा जब हम डिमांड ग्रोथ को यहाँ पर कच्चे तेल में देखेंगे। इन सब का इम्पैक्ट आप प्राइसेस में आगे जाके कैसे बनता हुआ देखेंगे? हमें भी शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा बहुत बरकरार रहेगा तेजी, पर मीडियम टर्म लाइक 3 to 6 months डाउन द लाइन हमें नहीं लगता कि इसमें बहुत उछाल चलेगी। मैं भी यही सहमत हूँ कि अराउंड $60 के आसपास, अभी अराउंड $51 पे भाव चल रही है, तो लगभग $55 to $58 का एक शॉर्ट टर्म व्यू बन रही है इसमें। यदि हम MCX के रुपी टर्म्स में यदि हम कंपेयर करें 3,770 से लेके करीब 3,880 तक भी संभवता है जाने का, पर सिर्फ सप्लाई साइड देखने से काम नहीं चलेगा। यदि हम सऊदी सप्लाई की प्रोडक्शन कट की जो बात कर रहे हैं फरवरी और मार्च में, पर ये जो ईवी की कॉन्सेप्ट जो आने की संभवता है, जो बेस मेटल के लिए पॉजिटिव रहा, ये कच्चे तेल के लिए नेगेटिव हो सकती है। और मैं समझ रहा हूँ कि दिस कैन बी डिमांड रिकवरी की बात चलने की उम्मीद आने से ही ये एक चांसेस है, स्कोप है कि ये करेक्शन होने की संभावना है। बट शॉर्ट टर्म में यस, ये तेजी है, करीब $58 तक जा सकती है या 3,880 तक जा सकती है। तरुण, आप भी यही मानते हैं कि 55 या 58 या 60 एट मैक्स पर हम कच्चे तेल के गेन्स को कैप होता हुआ देखेंगे? या सर्टेनली अगर मैं 2021 की बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एनी प्राइस बिलो 40 सस्टेनेबल नहीं होगा, साइमल्टेनियसली एनी प्राइस अबव 60 भी सस्टेनेबल नहीं होगा। कहीं ना कहीं $40 से $60 का प्राइस बैंड है जिसमें हम इस साल प्राइस को घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव है, स्टिमुलस का होकर रिस्की एसेट क्लासेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली हमने देखा है जिस तरीके से सऊदी अरबिया ने मार्केट को सरप्राइज किया बाय अनाउंसिंग 1 मिलियन बैरल प्रोडक्शन कट फॉर फेब एंड मार्च, वो क्लियर करता है कि ओपेक
क्लियर है कि मार्केट को स्टेबल करना चाहता है और करके रखेगा, क्योंकि वो अगर प्रोडक्शन को ईज करेंगे तो सर्टेनली जिस तरीके से डिमांड अभी जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो फैक्टर बे करने लगेगा और प्राइजेस जो अर्लियर प्रोडक्शन कट का बेनिफिट इन कंट्रीज को मिला था वो फिर फिजल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली नो डाउट अभी सपोर्ट रहेगा ओपेक की तरफ से, लेकिन जो रैली रहेगी वो ग्रेजुअल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स रहेगी। 55 नियर टर्म में आ सकता है, बट मैक्सिमम $60 तक लगता, उसके ऊपर सस्टेनेबल नहीं लगता। ऑलराइट, सो यानी कि मेटल्स में आप तेजी यहां पर करके चलें, यहां पर और बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन कच्चे तेल के गेंस यहां पर कैप्ड रह सकते हैं। सोना एक और कमोडिटी है जहां पर बढ़त आगे जाकर भी जारी रहेगी। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक और उसके बाद लौटेंगे तो एक नए सेक्टर की बात करेंगे जो है खाने के तेल। वहां पर भी इस हफ्ते में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, हमारे साथ जुड़ेंगे सनविन ग्रुप के CEO संदीप बजौरिया भी। इस हफ्ते में साल के पहले हफ्ते में अच्छी खासी तेजी दिखाई है और जहां तक एडिबल ऑयल सेक्टर की बात है, यहां पर हमने नए हाइज बनते हुए देखे हैं। अच्छी खासी बढ़त अभी भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मल्टी ईयर हाइज पर यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। और जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, यहां पर जो रबी की बुआई है वो तो काफी बेहतर है, लेकिन जो नई फसल है उसको आने में अभी भी 1.5-2 महीने हैं, तो वो बढ़त हम यहां बनता हुआ देख रहे हैं। हमारे साथ सनविन ग्रुप के संदीप बाजौरिया जुड़े हैं। संदीप जी नमस्कार। सरसों में, सोया तेल में हमने ऑल टाइम हाईज 2021 में फिर से बनते हुए देखे हैं। जो ये रैली ऑलरेडी यहां पर आ चुकी है, यहां पर अब आप कहेंगे ये स्थिर होगी, एक दायरे में कारोबार होगा, या यहां से और बढ़त की उम्मीद है? मनीषा जी, 2021 की शुरुआत वापस बिग बैंग से हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी आप सभी कमोडिटीज सेक्टर्स की बात कर रही थी, फ्रॉम मेटल से, क्रूड से, गोल्ड सिल्वर से, स्टॉक मार्केट भी आज हमने देखा नई हाई पे पहुंचा है। सो ये सब जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लिक्विडिटी इंजेक्ट हुई है वर्ल्ड में, उसी का परिणाम है मेनली। और एडिबल ऑयल में, सरसों में आपने सही कहा, सरसों में हमने देखा न्यू हाई बन गया है। 6350 जनवरी फ्यूचर्स हो गया है और 6150 आपका फरवरी का फ्यूचर्स है। अभी 1.5-2 महीना क्रॉप को बाकी है, बारिशों से थोड़ी क्रॉप डिले हो चुकी है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से हमें 100 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है एंड उसके बाद में फिर ये रुकना चाहिए। और वैसे मार्च का फ्यूचर हम देखें तो वो जनवरी के फ्यूचर से 1000 रुपया डाउन चल रहा है। मतलब 6350 जो जनवरी का फ्यूचर है वो मार्च का जो है 5350 है, जहां तक सरसों का सवाल है। सोयाबीन सीड की जो बात है, तो सोयाबीन सीड में भी हमने अच्छी तेजी देखी है और सोयाबीन सीड का फ्यूचर्स जो है आज हमने देखा है 4620 रुपए के आसपास चल रहा है। सोयाबीन सीड में मील में भी डिमांड अच्छी है और पॉसिबल है कि सोयाबीन सीड यहाँ से 200 रुपया और बढ़ सकता है, 4800 तक जा सकता है। एंड और सोयाबीन ऑयल का जहाँ तक सवाल है, सोयाबीन ऑयल भी ऑल्दो थोड़ा सा प्रेशर में था ऑयल, बिकॉज ये रूमर्स चल रही थी कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, सोच रही है सॉफ्ट ऑयल की ड्यूटी कम करना, उससे ऑयल की तेजी थोड़ी टेम्पररी रुकी है। सोयाबीन ऑयल ऊपर में 1220 रुपए चला गया था जनवरी का। संदीप जी, आप कहेंगे कि ये समय भी इस तेजी के बाद भी यहाँ पर खरीदारी में बने रहना चाहिए, या आपको लगता है कि वो अच्छी खासी मुनाफा वसूली आ सकती है, या फिर जो बाकी सेक्टर्स हैं जो चीप लिक्विडिटी का फायदा उठा रहे हैं वही ट्रेंड यहाँ पर खाने के तेलों में बनता हुआ दिखेगा? मनीषा जी, अभी यहाँ से अभी भी थोड़ा जूस है इस मार्केट में और मार्केट और ऊपर 2-3% जा सकता है और उसके बाद में हमें लग रहा है ये मार्केट एक बार सैचुरेशन लेवल पे आ जाएगा। और जैसे ही मार्च अप्रैल आना शुरू होगा तो ये मार्केट फिर इंडिया में भी रबी की क्रॉप आ जाएगी मार्केट में और वहाँ मलेशिया इंडोनेशिया का प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। वहाँ साउथ अमेरिका में सोयाबीन सीड का भी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा। सो मार्च अप्रैल ऑनवर्ड से ये इंटरनेशनल मार्केट जो है थोड़ा लोअर रेंज में जाएगा जो अभी के रेंज में है, लेकिन डेफिनेटली इसमें लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है और अभी भी आपको इस मार्केट को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन आप मार्केट पे ध्यान रखिए और आपको अभी के लेवल से 2-3% की और बढ़त मिलती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, वो इंडस्ट्री की तरफ से राय आती हुई कि अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखिए, 2-3% की बढ़त यहां से और भी देखने को मिल सकती है। अभिषेक, वेरी क्विकली आपसे भी जानना चाहेंगे, एग्रीकल्चर एज अ स्पेस में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 6 साल के हाईज हमने गेहूं में, मक्के में और काफी हद तक एडिबल ऑयल स्पेस में बनते हुए देखे हैं। पाम ऑयल के भाव तो यहाँ पर मल्टी ईयर हाईज तक यहाँ पर रहे हैं। आपका क्या नजरिया है, क्या ये तेजी बरकरार रह सकती है?
एक तो सरकार ने अभी अभी मेरे ख्याल में रिफाइंड पाम ऑयल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है टू इंपोर्ट ऑफ रिफाइंड पाम ऑयल इनटू इंडिया। तो उसकी वजह से हमने काफी ज्यादा तेजी देखी है इन द पाम ऑयल प्राइसेस इन इंडिया। बट सीपीओ के प्राइसेस इसी मतलब थोड़ा अगर आप रिफाइंड पाम ऑयल पे अगर आप रिस्ट्रिक्शन डाल दोगे तो सीपीओ के प्राइसेस भी इंडिया में बढ़ जाएंगे। उसका एक नेचुरल आपको दबाव दिखेगा प्राइसेस, मतलब नेचुरल बढ़त दिखेगी प्राइसेस में। और ऑब्वियसली मलेशिया में क्रूड पाम ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं। जहां तक कि डिमांड के अलावा मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट्स हो चुके हैं और हमने ये सारे ही एसेट क्लासेस में देख रहे हैं, ना कि एग्री कमोडिटीज ले लो या बेस मेटल्स ले लो। तो मुझे लगता है ये रैली कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी। मतलब आप किसी भी चीज को इतना ज्यादा भाव बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं द मार्केट्स विल हैव टू कम टू फंडामेंटल। तो मुझे लगता है और जैसे संदीप जी ने कहा ही है कि जो नई फसल है वो यहाँ पर मार्च अप्रैल में आनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद हम देखेंगे कि भावों में एक दबाव या एक मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। लेकिन अगले 2-3 महीने यहाँ पर बढ़त फिलहाल जारी रह सकती है। और खाने के तेलों में हमने करीबन 8-7 साल के बाद इतनी ज्यादा तेजी और इतनी ज्यादा मूवमेंट 2020 में आते हुए देखी है। स्पिल ओवर इफेक्ट यहाँ पर 2021 में है और जैसे बात हो रही है कि यहाँ से भी कुछ बढ़त की उम्मीद फिलहाल आप यहाँ जता सकते हैं। लेकिन इसी के साथ कार्यक्रम में इतना ही समय है। संदीप जी, अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एग्री कमोडिटीज पर भी रखिए नजर, वहां पर भी बढ़त और मुनाफे के कारोबार हमने आपको बताए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।